Hi everyone, I hope you're really doing well. Today we are going to cover the chapter which name is Self and Sovereignty by आयशा जलाल और इसका आज हम लोग फाइनली एपिलॉग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आयशा जलाल का लाइफ स्केच और इस सेल्फ एंड सोवेनिटी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं रेडी कर चुकी हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग पहले वो 2 वीडियोस देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियोस का इस वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि उसमें मैंने डीपली बताया हुआ है हर चीज़। जो है मैंने ज़्यादा बताई हुई है कि किस तरह आयशा जलाल का जो था सादिक हसन मंटू से रिलेशन था, उनकी फैमिली से क्या रिलेशन था और क्या क्या रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं। वन मोर थिंग, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम हमें आपकी ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, आप ये वाली वीडियो प्लीज़ अपलोड कर दें। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि 8th सेमेस्टर का ऑलमोस्ट मैंने सारा सिलेबस कवर कर दिया है। सब चीज़ों पे, सारे नॉवेल्स पे मैं बना चुकी हूँ वीडियोस, जिसमें वुमेन राइटिंग आ जाता है, वर्ल्ड लिटरेचर आ जाता है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को भी मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, जाके वहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जितनी भी, कुछ मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पे भी क्लिक करके वहाँ पे वुमेन्स राइटिंग, वर्ल्ड लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आप लोग वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं मिलती तो आप सारी मेरी वीडियोस में जाएं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सही हो गया, क्योंकि मैं सब कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई नहीं दे सकती, बहुत बिजी रूटीन होती है हमारी, तो इसलिए आई थॉट कि मैं आपको इस तरह समझाऊंगी और आप लोग समझ आएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सही हो गया। बैक टू द टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ एंड सोवेनिटी एपिलॉग, यानी एपिलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोवेनिटी। ये 10वां चैप्टर है इस बुक का। ये बुक आयशा जलाल ने लिखी थी। इस बुक के अंदर इतने रेफरेंसेस दिए हुए इकबाल के, कायद के, और इसमें बात किस चीज़ की जाती है, सेल्फ की और सोवेनिटी की। अब ये सेल्फ और सोवेनिटी है क्या, आप लोगों को बड़े ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपनी ही ज़ात को जानना, टू नो अबाउट एग्जिस्टेंस, ओन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अपनी ज़ात के बारे में जानना। सोवेनिटी का मतलब क्या होता है, हाई सुप्रीम पावर। अब हमारे पास 2 हाई सुप्रीम पावर है। इस्लाम का मज़हब होने के नाते अल्लाह ताला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोवेनिटी कहते हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा हाई सुप्रीम पावर होती है, लेकिन उनके बाद हमारी गवर्नमेंट के पास जो है ये सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट के पास ये सारी सुप्रीम पावर्स होती हैं कि वो कोई भी किसी के बारे में भी फैसला कर सकते हैं, किसी को भी सिटीज़नशिप दे सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त दे सकते हैं। सही है, लेकिन हम लोगों के पास 2 सोवेनिटीज़ है। यहाँ पे आयशा जलाल बात करती हैं कि क्या मुस्लिम या पाकिस्तानियों में सेल्फलेस पाई जाती है, क्या उनकी गवर्नमेंट के पास इतनी सोवेनिटी है, इतनी अथॉरिटी है कि वो कोई अपना राइट जो है खुद से बना सके, या अभी भी उनको ब्रिटेन चला रही है। बेसिकली ये मकसद है इस बुक को लिखने का। मतलब बाय सेल्फ हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोगों की पर्सनैलिटी किसकी है, हम लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन क्या उस इस्लाम के मुताबिक जो है हमारा मज़हब चल रहा है इस पाकिस्तान में? क्या वो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म लाना चाहते थे, क्या वो बात है? क्या जो तसव्वुर इकबाल ने पेश किया था, क्या ये वो वही वाला तसव्वुर है, वही वाले नौजवान है, वही औरतों के साथ ट्रीट किया जा रहा है? क्या है ये पाकिस्तान में सेल्फ एंड सोवेनिटी? क्या मुसलमानों को अपनी सेल्फनेस के बारे में पता है? क्या पाकिस्तानियों को अपनी सेल्फनेस के बारे में पता है? हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी एक मुसलमान को एक पाकिस्तानी होना चाहिए, एक पाकिस्तानी जो है एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो 2 नज़रिया हमारा यही था कि हम लोग एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे इस्लामी जमहूरिया, इस्लामिक जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लाई किया जा सके। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन क्या आज वो चीज़ है? ठीक है, सोवेनिटी है तो किसकी है? गवर्नमेंट की है? कौन सी गवर्नमेंट की है, ब्रिटेन की है या पाकिस्तानियों की है? तो बस यही आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज के एपिलॉग का जो 10th वाला चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का क्या नाम है, एपिलॉग एन अनहीलिंग वाउंड। एक ऐसा ज़ख्म जो भर नहीं सकता। कैसा ज़ख्म? वही जो मुसलमानों ने आज़ादी के बाद खुद को लगाया है, खुद की ज़ात को लगाया है, अपनी सोवेनिटी को लगाया है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सेल्फनेस खो दी है, बल्कि उस सोवेनिटी को भी खो दिया है जिसके बारे में कभी हम ख्वाब देखा करते थे। ठीक है, पैराडॉक्सेस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटीज़, मुस्लिम आइडेंटिटीज़ की पैराडॉक्सेस जो है वो हम लोग देखेंगे। कैसे? पैराडॉक्सेस का मतलब होता है जिसके 2 मतलब हो, सरफेस मीनिंग और हो, हिडन मीनिंग और हो। तो वो कह रहे हैं कि बीइंग
थिंक आइडेंटिफिकेशन एज ए मतलब हम लोग पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान है, लेकिन अंदर से हम लोग क्या हैं, हम लोगों की जो जितनी भी रिचुअल्स हैं, जितना भी, या तो हम लोग हिंदुओं को फॉलो करें या हम लोग ब्रिटेन को फॉलो करें। और ज़्यादातर अपर क्लास आप लोग देख लें, जितने भी लोग जो है मिडिल क्लास से ज़रा ऊपर चले जाते हैं, तो उनकी ज़्यादातर वो डाइनिंग टेबल पे उठते बैठते खाते हैं, उनको गुड मॉर्निंग टी चाहिए, बेड टी चाहिए, बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हम लोग उनको फॉलो करते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज ही ले लें, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं, जितने भी लॉज रेगुलेशंस जो हैं वो ब्रिटेन की तरफ से तो आ रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ पपेट्स बन गए हैं उनके हाथों के। हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद से कोई एहतियात ले ही नहीं सकती। सही हो गया, ये हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे एंड सिटीजनशिप, कि बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप तो है, लेकिन उस पाकिस्तानी सिटीजनशिप में हमारे पास क्या क्या अथॉरिटीज़ है, क्या क्या अथॉरिटीज़ नहीं है। इस चैप्टर को इजी करने के लिए आयशा जलाल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। सबसे पहला है डिवाइडेड कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कि एक ऐसी कौम जो डिवाइड हो चुकी है, यानी सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था ना, बांग्लादेश वहाँ से निकल गया, नेपाल, हम लोगों का पाकिस्तान लैदा हो गया, इंडिया लैदा हो गया, सिख बरादरी जो थी वो लैदा हो गई। तो आयशा जलाल ने क्वेश्चन मार्क के साथ कहा है डिवाइडेड कम्युनिटी वो जो कौम है, वो कम्युनिटी जो डिवाइड हो चुकी है, यूनाइटेड नेशन, क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा कहला सकती है? वो कौम जो ऑलरेडी बिखर चुकी है सब कॉन्टिनेंट से निकल के, क्या अब वो एक यूनाइटेड नेशन है? हम लोग निकले तो इसीलिए थे ना, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पाकिस्तान में अप्लाई करें और वहीं पे सारे सुख और चैन से रहें। लेकिन क्या आज की कौम जो है वो यूनाइटेड कौम है? और इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम लोग जो है कास्ट में बदल चुके हैं, बट चुके हैं हम लोग, हमारी कास्ट लैदा-लैदा है, हमारे मोहल्ले लैदा-लैदा है, हमारे एमपी लैदा-लैदा है, एमएनए लैदा-लैदा है। हमारी गवर्नमेंट से तो एक भी जो सिटी है वो हैंडल नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए उसने एमपी एमएनए बना दिए, छोटे-छोटे पता नहीं कितने ज़्यादा उसने पोस्ट बना दिए जिनके लिए लोग लड़ते रहते हैं, और वो ताकि अपने-अपने लोगों के जो उस जगह के लोग हैं उनका ख्याल रख सकें। जिसका आंसर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ, बहुत रेफरेंस देखने वाले हैं, और जिसका आंसर मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि नहीं, जो डिवाइड कम्युनिटी होती है वो डिवाइडेड और बढ़ जाती है। आप एक मोतियों का हार ले लें, अगर आप उसको तोड़ दें तो वो मज़ीद टूटता ही जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई समझदार हो, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों की हालत नहीं थी, इंडिया में भी ऐसी ही हालत थी। आयशा जलाल ने बड़ी खूबसूरती तरीके से इंडिया के भी रेफरेंसेस अंदर से डाले हैं। इसके बाद हमारा बी वाला पार्ट होगा द मुस्लिम एल्स इन द पोस्ट कलोनियल साउथ एशियन। अब आपने यहाँ पे हाइफन देखा है, पोस्ट कलोनियल यानी आफ्टर कलोनियलिज्म नहीं, बल्कि आफ्टर एंड बिफोर पोस्ट कलोनियलिज्म का टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, जब मुसलमान जो थे वो इंडिया में ही रहते थे और मुसलमानों को अदर समझा जाता था। सही हो गया। तीसरे वाले में पढ़े जाएंगे हम लोग मजहब, कौम, खुदा, खुदाई और खुद इख्तियारी, ठीक है। तो ये तीनों है आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ए और बी पार्ट। उसके बाद सी वाले पार्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आयशा जलाल स्टार्ट करती हैं अपना एपिलॉग फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री से, उनका रेफरेंस देती हैं और कहती हैं कि फैज़ अहमद फैज़ ने क्या खूब कहा है कि हमारी कंट्री में हाई स्पिरिटेड बेगर्स आए, ठीक है, बहुत ही आला शान ऊंचा मर्तबा रखने वाले कुछ बेगर्स आए, कुछ फ़कीर आए, और वो क्या कहते हैं कि हम लोग आपको सिविलाइज़ करने आए हैं, हम लोग आपको मॉडर्नाइज़ करने आए हैं, ठीक है, हमारा हक है कि हम लोग आपको मॉडर्नाइज़ करें, ठीक है। वो कहते हैं कि आप लोग हमें अपने मुल्क में ज़मीनें दो, वो ज़मीनें मांगने आए हैं हमारे पास। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं अपनी पोएट्री में, और हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेबर आपकी होगी, टेक्नोलॉजी हमारी होगी, ठीक है, पैसा हम लगाएंगे, यूटिलाइज़ करेंगे इस मुल्क को ताकि आप लोगों को तरक्की की राह पे गामज़न कर सके, प्रोग्रेस सिटीज़ को बना सके, सिविलाइज़ कर सके, मॉडर्नाइज़ कर सके। और फिर वो बड़े ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, बड़े ही पैराडॉक्स जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि जब गोरे इस दुनिया से इस मुल्क से गए तो वो रंगीन गाने पीछे छोड़कर चले गए। कौन से गाने? कहते हैं कि बहुत से लोग जो थे वो दुखी थे इस बात पे। और कौन से लोग दुखी थे? अपर क्लास के लोग, जो लोग उन्हें फॉलो कर चुके थे। वो लोग दिल से चाहते थे कि हम पे जो है वो ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटेन जो है वही हुकूमत करे, क्योंकि उनको उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में जो थी अच्छी अथॉरिटीज़ मिल रही थी। हालांकि उनको ये पता नहीं था कि उनका ट्रैप है, ताकि वो लोग इनसे अपने ही मुल्क की गद्दारी करवा सके। सही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बहुत सी आंखें उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि वो उनके रंगीन गानों में मगन थी, उनको याद करते थे, उनको कहते थे वो भी क्या दिन थे जब गोरे हम पे हुकूमत करते थे, यानी ना शुक्र हो चुके थे, अनथैंकफुल हो चुके थे।
इसका एक हिडन मीनिंग ये भी है कि हम लोगों की जो पाकिस्तानी है, जो मुस्लिम है, वो उनके फॉलोअर्स बन चुके थे। हमारे जो अपर क्लास के लोग हैं, अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, वो इनके फॉलोअर्स बन चुके थे। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन यहाँ से जाए, उनकी हुकूमत वहाँ से जाए, डाइनिंग टेबल पे खाना, डांस करना, क्लब में जाना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, फास्ट फूड, ये सब कुछ। और इसके साथ साथ जो थे वो एंटी इस्लामिक चीज़ों को जो थी वो ज़्यादा फ्लरिश करना, ताकि इस्लाम जो है वो ख़त्म हो जाए और उर्दू इनकी जो लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाए, और अपनी लैंग्वेज को हम पे जो है ज़बरदस्ती थोपा करते थे। तो फैज़ अहमद फैज़ पैराडॉक्सेस यूज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आयरनी यूज़ करते हैं कॉलोनाइजर्स को टीज करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि किस तरह के वो कॉलोनाइजर थे, वो हाई स्पिरिटेड बैगर्स थे। और फिर वो अपनी कौम को भी कहते हैं, जो लोग उनके फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए रो रहे हैं, उनके मेलोडीज, उनके रंगीन गानों पे जो है उनका दिल आ गया ना, वो उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम जो रो रहे हो, अगर तुम लोगों की यही हालत रही ना, तो तुम लोग बहुत जल्दी जो है तुम लोगों का सूरज डूबने वाला है। अब इसकी पोइम के बाद ना वो थोड़ी सी आयशा जलाल हिस्ट्री बताती है। किसकी हिस्ट्री बताती है? फैज़ अहमद फैज़ की, उनके कामों की, उनके वर्क की, कि क्या उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो वो बताती है कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो सियालकोट में ही पैदा हुए थे। वो एक स्पिरिचुअल और आइडियल फाउंडर थे पाकिस्तान के, ठीक है। और फिर वो बताती है कि किस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने 1947 के बाद, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था, तो उन्होंने अपनी सुबह आज़ादी लिखी थी अपने नौजवानों को जो था उजागर करने के लिए, ठीक है, उनमें स्पिरिट लाने के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। लेकिन वो अपनी पोइम में कहते हैं कि मैं और मेरे दोस्त जो हैं तारों की तरह खो गए हैं कहीं। दोस्तों से मुराद उनके वो सारे राइटर्स थे, मीर तकी मीर थे, इलामा इकबाल थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये वो वाला आइडियल इस्लामिक स्टेट नहीं है जिसके बारे में इकबाल ने सोचा था, या जिसके बारे में कायद आज़म ने सोचा था। ये तो वो वाला स्टेट नहीं है, ये तो वो नहीं बना। हम लोग बेशक जो हैं वो इंडिया से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान अभी भी एक नहीं है। मजीद फैज़ अहमद फैज़ के बारे में वो ये बताती हैं कि फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि सिर्फ हम लोग ही सफ़र नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पाकिस्तान में आने के बाद हम लोगों की कास्ट बदल गई, हम लोगों के फ़िरके, जो फ़िरके वादी थी वो फैलना स्टार्ट हो गई, सही हो गया। हम लोग आते ही फ़िरकों में बदल गए, हम लोगों की अलग-अलग कम्युनिटीज़ हो गई, हम लोगों के अलग-अलग रूल्स रेगुलेशंस हो गए। लेकिन सिर्फ ये हमारे हाल नहीं थे। जब अलहदगी हुई, जो लोग पाकिस्तान आ गए मुसलमान, वो तो पाकिस्तान आ गए, लेकिन जो लोग वहाँ पर इंडिया में रह गए, उनकी भी बड़ी बुरी हालत थी। उनको खाने पीने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था, उनके लिए टूटी बसें होती थी जिनमें वो सफ़र करते थे, उनके लिए कोई जॉब नहीं मुहैया नहीं होती थी। जब वो उर्दू में लिखते थे तो उन्हें टीज़ किया जाता था, उन्हें टॉन्ट किया जाता था, उन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था इंडिया में। मज़ीद वो ये कहती हैं कि ये जो सुबह की आज़ादी का ख्वाब हमने देखा था, 1947 के बाद वाला जो गिफ्ट, जो आज़ादी का तोहफ़ा हमें मिला है, ये वो वाली सुबह तो हुई ही नहीं। जिस तरह की सुबह का हमने इंतज़ार किया था, ये वो वाली सुबह तो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुकून, वो चैन हमारा तो खो गया है कहीं। दोनों साइड पे ये एक ऐसा लग रहा है जैसे हम मौत के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और हम लोग बिखर गए हैं। और फिर जो है फैज़ अहमद फैज़ औरतों के बारे में भी लिखते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, मुसलमान अलग हुए, कुछ मुसलमान या हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रह गए, हम लोगों को आज़ादी मिल गई, सही है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ब्रूटल जो ट्रीटमेंट है वो किसके साथ हुआ है? वो औरतों के साथ हुआ है। जो अपर क्लास की वुमेन थी उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मिडिल क्लास की वुमेन थी, लोअर क्लास की वुमेन थी, उनके ऊपर सिख, मुसलमान, हिंदू, जितने भी लोग थे उन सब ने तशद्दुद किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, ब्रूटल ट्रीटमेंट किया, ठीक है। उन्हें मर्डर किया गया, उन्हें हेट किया गया, उनको जो थी प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया, उनके साथ गैंग रेप हुए। और हमारे मुसलमानों ने भी इसका सारा कसूर औरतों का ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जितनी भी औरतें होंगी वो पर्दे में रहेंगी, जितनी भी औरतें होंगी वो घर की चारदीवारी में रहेंगी। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि हमारे मुसलमानों ने पर्दे की गलत डेफिनेशन ले ली है। उनको लगता है कि पर्दा सिर्फ घर की चारदीवारी है, और जिसको वो बाद में रेफरेंस देकर कहते हैं, नीदर पर्दा nor education, whether new or old man alone is the protector of a woman। बड़ी खूबसूरत लाइन फैज़ अहमद फैज़ लिखते हैं। वो कहते हैं कोई पर्दा, कोई एजुकेशन, कोई तलीम जो है वो औरत की हिफाजत नहीं कर सकती। कोई भी नौजवान, कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, कोई भी हो, एक मर्द ही औरत की हिफाजत कर सकता है। आप लोग ये ना कहें कि अगर एक औरत पर्दे में है, चार दीवारी के अंदर है, यानी उन्होंने पर्दे को सिर्फ चार दीवारी समझ लिया था। वो उनको एजुकेशन भी हासिल नहीं करने देते थे। उनको लगता था ये डोमेस्टिक घर के लिए, चीज़ों के लिए बनी हुई है, बस ये जो मेल है उनको प्लेयर जो है कंफर्ट जोन दे, प्लेयर दे, और बस जी घर की चारदीवारी के अंदर है। ये ना तो पॉलिटिक्स में बोले, ना किसी और बात में बोले, इसको कुछ पता ना हो, ना ही रैशनल चीज़ों से इसका कोई ताल्लुक हो, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि
कोई भी बच्चा हो या ओल्ड मैन, कोई न्यू हो या ओल्ड, वही वुमेन का प्रोटेक्टर है। उसको किसी पर्दे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक मर्द के। इसी बात को वो और मज़ीद बढ़ाते हुए कहते हैं, द नेशन नॉट पोजेसिंग दिस लिविंग रियलिटी, द नेशन सन डल्ड ओल्ड टू सून। अगर इस कौम ने इस सच्चाई को कबूल ना किया तो इनका सूरज बहुत जल्दी डूब जाएगा। इसके बाद वो 2-4 और राइटर्स के जो है वो रेफ़रेंस देती हैं। वो सबसे पहले सादत हसन मंटू के बारे में बताती हैं कि सादत हसन मंटू जो है, क्योंकि वो पार्टीशन से पहले भी उन्होंने वो सारी सिचुएशन देखी थी, पार्टीशन के बाद भी। तो जब उन्होंने औरतों का ये हाल देखा कि किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, तो उन्होंने औरतों के बारे में लिखा, ठीक है? लेकिन उन्हें जो है फ़हाश निगाह कह के बैन कर दिया गया, उन्हें सप्रेस किया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया। उन्होंने उस बंदे को बैन कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है? उन्हें हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा गया था कि ये औरतों के बारे में बड़ा लिखता है, इसको बैन कर दो। सही है? और ये किसने किया? ये हम लोगों ने किया, पाकिस्तानियों ने किया। हमारी जो इस्लामिक स्टेट थी, जब सारी एंटी इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी, तो ये कौन करवा रहे थे? इनसे ब्रिटेन करवा रहा था। सही हो गया? तो इसलिए ये एंटी इस्लामिक स्टेट जो थी, उन्होंने सारा कसूर भी इसका औरतों पर डाल दिया। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है? तो कसीर तादाद की मुसलमानों की जो थी ना, वो बांग्लादेश में थी, लेकिन फिर भी उसको इंडिया के साथ रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ भी ब्रिटेन की ही हुकूमत थी। हम लोगों के पाकिस्तानी तो कोई राइट रखते ही नहीं थे कि वो कोई बात भी कर सके या बांग्लादेश को अपने साथ मिला सके, कुछ भी नहीं। और तब के दौर में ये एक ऐसा दौर था जबकि फीमेल राइटर जो थी उसको तो बैन करते ही करते थे, उसकी आवाज़ को तो सप्रेस करते ही करते थे। अगर कोई मेल राइटर भी फीमेल के बारे में लिखता था ना, तो उसको भी बैन कर दिया जाता था। जिसकी दूसरी एग्जांपल वो देती है अशरफ की। ये अशरफ जो थे वो एक फ़ीमेल राइटर थे और इन्होंने फ़ीमेल्स के बारे में लिखा, लेकिन एक मौलवी साहब थे, उनका नाम था हुसैन अहमद मदनी। उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये बंदा तो पागल हो गया, सही है, ये फ़ीमेल्स के बारे में लिखता है, इसको नहीं पता कि जो फ़ीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक चीज़ों के लिए बनाई गई हैं, इंसान के, मर्द के कम्फ़र्ट के लिए बनाई गई हैं। तो इसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। मज़ीद वो ये बताते हैं कि जब पूरी दुनिया में सेक्युलर सिस्टम चल रहा था, जब औरतों को हकूक़ मिलने स्टार्ट हो गए थे, पाकिस्तान हमारा फिर से परेशान था। पाकिस्तान चाह रहा था कि कोई भी वुमेन आवाज़ ना उठाए, कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वुमेन अपना राइट लेने ना आए, बल्कि वो उल्टा उस पर जो थे वो ज़्यादा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रख के वो कहते हैं जी इस्लाम में पर्दा जायज़ है, इस्लाम में सिर्फ पर्दा है औरतों के लिए, तो वो पर्दा ही होगा, उसको घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है। और अगर जो औरत घर के बाहर गई वो कैरेक्टरलेस होगी, वो वीक होगी, सोसाइटी को वीक बनाएगी। उसको सिर्फ उसके 3 ही मकसद है, एक चाइल्ड बोर्न, एक डोमेस्टिक वर्क और दूसरा मैन प्लेयर। ठीक है? तो बस एपिलॉग के स्टार्ट में इतना ही बताया गया था। अब बारी है इसका पहले वाला पार्ट स्टार्ट करने की, डिवाइडेड कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन, जिसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं बहुत ट्राई करती रही कि इसी में कवर हो जाए, बट लेंथी हो गई है वीडियो बहुत। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर पार्ट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।